Hello students, welcome back once again to very interesting topic। और आज हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग चैप्टर की, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इससे कुछ नहीं तो 2 क्वेश्चन पक्के पक्के कंफर्म है और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस मेटल्स नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज और उनके रिएक्शंस जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपने अपने लाइफ में बहुत बारी देखे होंगे और आम तौर पे हम यूज करते हैं। अगर आप लैपटॉप से पढ़ रहे हैं, मोबाइल फोन से पढ़ रहे हैं या टैबलेट, तो उन्हीं में आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों मिल जाएंगे। आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज सी, पहले तो बेसिक एग्जांपल्स मेटल्स के होते बहुत सारे, बट ये आयरन, कॉपर, अल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक, ये इजीली अवेलेबल होते हैं और इसीलिए इनके बारे में ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेटल की सबसे पहली प्रॉपर्टी मेटालिक लस्टर, यानी लस्टर मतलब शाइन। आपने देखी होगी ना, जब नई नई स्टील की प्लेट आती है और अभी जब धनतेरस आएगा, दिवाली से पहले लोग खूब सारे बर्तन खरीदेंगे, तब आप वहां देखते हो कि मेटल के बर्तन बहुत शाइन करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? शाइनिंग सरफेस को मेटालिक लस्टर या फिर लस्टरस ये प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी सिर्फ मेटल्स में मिलती है, इंपॉर्टेंट है, पूछ भी रखिए, PYQ भी है कि ये क्या नॉन मेटल में मिलती है कि नहीं मिलती है, मेटल्स में मिलती है कि नहीं मिलती है, ऐसे करके। सेकेंड, मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं। यस, हार्डनेस वेरी करती है मेटल टू मेटल, सो दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट हमको पता है नॉन मेटल्स भी एज सच हार्ड होते हैं कई सारे। यस, कैन बी बीटन इनटू शीट्स, उसको मेलिएबिलिटी कहते हैं। यानी आपने देखी होगी अल्यूमिनियम फॉइल, उसका बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है। इतना पतला होता है एल्युमिनियम फॉइल, और आपने वो चांदी का वर्क देखा होगा जब काजू कतली खाते हो, उसके ऊपर वो चांदी का सिल्वर सिल्वर रहता है ना, वो चांदी ही होती है। उसको इतना बारीक कर देते हैं, इतनी थिन शीट मतलब वो बन सकती है। ये PYQ है ये प्रॉपर्टी, तो इसलिए इसको अच्छे से याद रखना। क्या? मेलेबिलिटी, यानी शीट्स में कन्वर्ट होना। गोल्ड और सिल्वर को हम करते ही है, गोल्ड प्लेटेड, सिल्वर प्लेटेड, राइट। वायर्स में कन्वर्ट हो जाती है, PYQ है। ये जो प्रॉपर्टीज है मेटल्स की, कई जगह पिछले चैप्टर्स में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, बट सिंस ये चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का ही है, तो इसमें आपका एक तरह से रिविजन हो रहा होगा और आपको इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। डक्टिलिटी, यानी वायर्स में कन्वर्ट होने की। तो अ वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। तो आप समझ सकते हो कितनी कैपेसिटी, बिना टूटे एक वायर बन सकता है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर है क्या? सिल्वर। बट सिंस सिल्वर महंगा है, इसलिए क्या यूज होता है? कॉपर यूज होता है। कॉपर की वायर्स होती है, आपने देखे होंगे जितनी भी वायरिंग आपके घर में होती है, उसके अंदर से आपको कॉपर के वायर्स दिखते होंगे। कभी एक बार चेक करना तो पता चलेगा। इट इज ऑल्सो अ PYQ। ट्रू और फॉल्स में और वन और कौन से करेक्ट है, ऐसे करके क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप देखोगे जब आपको PYQs इसके मिलेंगे। ठीक है, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, ये याद रखना। बेस्ट कंडक्टर सी, हीट का सिल्वर है, इलेक्ट्रिसिटी का भी सिल्वर है, सिल्वर एंड कॉपर। सिंस सिल्वर महंगा होता है इसलिए हम कॉपर यूज करते हैं। लेड एंड मर्करी आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, इसको याद रखना है। लेड और मर्करी क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इंपॉर्टेंट है एंड PYQ है, इसको प्लीज याद रखना। ठीक है, एक्सेप्शंस हैं ये मेटल्स के। Okay, moving ahead, wires that carry current in your homes coating with polyvinyl chloride, PVC और rubber like material। तो ये जो ऊपर का काला काला मटेरियल होता है ना, जिसको अंदर से छीलते हैं तो कॉपर के तार ऐसे मिलते हैं, ये ऐसे होता है, और फिर इसके ऊपर की कोटिंग क्या होती है? वो PVC की होती है। तो क्या मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैंने पहले बता दिया है। तो वो जो होता है वो PVC होता है। PVC का फुल फॉर्म पॉलीविनाइल क्लोराइड, इंपॉर्टेंट है, ये PYQ भी है, इस चीज को याद रखना। ओके, थोड़ा सा पतला कर लो। यस, ओके, सोनोरस साउंड, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये जो टन करके आवाज आती है, जैसे मंदिर में घंटे बजते हैं,
या फिर आपकी स्कूल बेल, पहले होती थी स्कूल बेल, अब तो खैर नहीं, बट अब जो इलेक्ट्रिक बेल होती है उसमें भी मेटल्स यूज होते हैं, तो उसकी सोनरस प्रॉपर्टी यूज होती है। आप अभी पतीला उल्टा करके एक चम्मच बजाओ, आवाज आपको सुनाई देगी, जो टन टन वाइब्रेशंस के साथ होती है, दैट इज सोनोरस। ये प्रॉपर्टी मेटल्स में ही होती है, नॉन मेटल में ये नहीं होती। प्लास्टिक बजा के देखो, प्लास्टिक टूट जाएगी, बजेगी नहीं। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स यहां तक था, अब नॉन मेटल्स की बात करते हैं। नॉन मेटल्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। सल्फर, आयोडीन ठीक है, बट दीज आर द इंपॉर्टेंस। नॉन मेटल्स या तो सॉलिड होते हैं या तो गैस होते हैं, एक्सेप्ट ब्रोमीन जो कि लिक्विड है। तो एक्सेप्शन मैंने आपको पहले ही बता रखा है, एक्सेप्शन है मतलब आएगा और आया भी है, तो इट्स अ PYQ। ब्रोमीन और मरकरी, मरकरी क्या है, मेटल है, और ब्रोमीन क्या है, नॉन मेटल है। ये दोनों रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इस पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। ओके, मूविंग अहेड, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज सॉलिड, क्योंकि मरकरी लिक्विड की तरह होता है। आपने थर्मोमीटर्स में देखा होगा, लिक्विड होती है। बट गैलियम एंड सीजियम हैज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, और ये पूछा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। These two metals will melt if you keep them on your palm। ये वाली लाइन देके पूछी हुई है, गैलियम और सीजियम, वेरी इंपॉर्टेंट, PYQ है, प्लीज इसको ध्यान से देखना। क्या गैलियम और सीजियम का बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है कि आप उसको हाथ में भी रखोगे तो हथेली की गर्मी से वो पिघल जाएगा। आयोडीन इज नॉन मेटल बट लस्टरस, तो ये भी एक्सेप्शन है। तो ये जो पॉइंटर्स है ना, ये सबसे PYQ आया हुआ है, उठा के चेक कर लो अगर आपको यकीन ना हो मेरी बात का। तो आयोडीन नॉन मेटल है, यस, मगर इसके पास एक प्रॉपर्टी है जो मेटल के पास होती है, क्या, लस्टरस, यानी शाइनी सरफेस। लस्टरस, वो जो चमक होती है ना स्टील के चमचों की, स्पून्स की, प्लेट्स की, वो आयोडीन में भी मिलेगी। कार्बन इज अ नॉन मेटल दैट कैन एक्सिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, यस, और उसके एलोट्रॉप क्या है, डायमंड। डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ये भी PYQ है, और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है डायमंड का, ये याद रखना। डायमंड को लोहा भी नहीं तोड़ सकता है, फॉर योर इंफॉर्मेशन बताओ, लोहा भी नहीं तोड़ सकता। इनफैक्ट हार्डेस्ट मटेरियल को काटने के लिए लोग डायमंड यूज करते हैं, स्पेशली जो ग्लास होता है ना, शीशा, शीशे में कटिंग के लिए डायमंड का बहुत यूज होता है। ओके, ग्रेफाइट भी इसका एग्जाम्पल है, और फिलरीन भी है। आगे जब हम कार्बन का एलोट्रॉप्स पढ़ेंगे, कार्बन का चैप्टर, तब उसमें डिटेल में आएगा। ओके, alkali metal like lithium, sodium, potassium are soft that they can cut with the knife। ये भी इंपॉर्टेंट है, PYQ है, याद रखना, ठीक है। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो डेंसिटी, तो ये चारों पॉइंटर्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितने मर्जी स्टार्स लगा दो, इसी से बहुत PYQ आए हुए हैं, घुमा घुमा के आप चेक करोगे आपको मिलेगा। ओके, मूविंग अहेड, most non-metals produce acidic oxide when dissolved in water, yes, and metals gives basic oxide। ये PYQ है, ये मेरे टाइम के पेपर में भी आया हुआ है कि मेटल्स कौन से ऑक्साइड बनाते हैं, मेटल बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड, नॉन मेटल्स कौन सा बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड। बहुत ध्यान से याद रखना इस चीज को। ओके, मैग्नीशियम बर्न्स विद डार्जलिंग व्हाइट फ्लेम, ये मैं आपको प्रीवियस चैप्टर पे करवा ही चुकी हूँ केमिकल रिएक्शन वाले में, तो ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको ये लाइन हर जगह दिखेगी, ये वाला मेटल प्लस ऑक्सीजन यानी मेटल ऑक्साइड बनाता है, यस, जैसे कि कॉपर प्लस ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड, अल्मोनियम प्लस ऑक्सीजन अल्मोनियम ऑक्साइड। ये ब्लैक ऑक्साइड, ये वाला PYQ है, ये केमिकल रिएक्शन चैप्टर में भी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैंने उसमें भी मेंशन किया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। कॉपर का कौन सा ऑक्साइड, कॉपर 2 ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड है। ओके, मूविंग अहेड, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, हम पढ़ चुके हैं। सम मेटल सच एज अल्मोनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, बोथ एसिडिक और बेसिक होते हैं। तो जिंक और अल्मोनियम के जो ऑक्साइड होते हैं ना, वो बोथ बेसिक और एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसलिए हम उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होते हैं जो बोथ प्रॉपर्टीज शो करते हैं, एसिडिक
प्लस बेसिक, और इसके दो ही एग्जाम्पल हैं, क्या, जिंक और अल्युमिनियम के ऑक्साइड्स। ठीक है, मूविंग अहेड, मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम ऑफ देम डिसॉल्व, और वो एल्कलाई बनाते हैं। ओके, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड एल्कलाई देते हैं, ये मैं आपको आई थिंक एक चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ, तो ये आप पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट मेटल शो रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के थ्रू, यस, पोटेशियम और ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव होते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यू। पोटेशियम और सोडियम को, पोटेशियम और सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है, पता है क्योंकि ये इतने रिएक्टिव होते हैं कि अगर ये एयर के कांटेक्ट में आ गए तो इनमें आग लग जाती है और ये फौरन बर्न होते हैं। आप चाहे तो आज YouTube पे जाके चेक करना सोडियम एंड पोटेशियम की वीडियो जहां आग लगी हो। तो सोडियम और पोटेशियम को किस में रखा जाता है, केरोसिन में। तो ये पीवाईक्यू है, ये पूछा हुआ है कि क्या किस वाले मेटल को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, क्योंकि वो बहुत रिएक्टिव होते हैं, एयर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। ओके, accidental fire, they are kept in kerosene oil, yes. Surface of metals such as magnesium, aluminum, zinc, lead are covered with thin layer of oxide, this is okay. Iron does not burn on heating, iron filling but vigorously when sprinkled into flame burner. Copper does not burn, hot metal is coated with black, मैं बता चुकी हूँ। सिल्वर और गोल्ड, ये इनके केमिकल फॉर्म नोटेशन है, ये बहुत अनरिएक्टिव होते हैं, इसलिए इनके ऑर्नामेंट्स भी बनते हैं, इसलिए इनके ऊपर ऑक्साइड की लेयर्स भी नहीं पड़ती हैं। तो इस चीज को याद रखना, ये वाला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, प्लीज डू नोट इट डाउन। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पीवाईक्यू है। एनोडाइजिंग प्रोसेस क्या होता है, ये पूछा हुआ है। तो देखो, एनोडाइजिंग का मतलब होता है कि किसी एक मेटल के ऊपर किसी और मेटल की लेयर बना देना, ताकि जो अंदर का मेटल है ना वो सेफ रहे। थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ अल्युमिनियम बना दी जाती है, किसके ऊपर, अल्युमिनियम डेवलप्स अ थिक ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, द अल्युमिनियम ऑक्साइड कोट मेक इट रेजिस्टेंट फॉर फर्दर कोरोजन। तो यानी कि अल्युमिनियम है, एयर से रिएक्ट करके अपने ऊपर इतनी मोटी एक लेयर बना ली कि अब इसके बाद इसके अंदर कोरोजन नहीं होगा। द रेजिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव फर्दर बाय मेकिंग ऑक्साइड लेयर थिकर। ऑब्वियसली फिर आप उसको इंडस्ट्रीज में ये मैन मेड भी कर सकते हैं। ड्यूरिंग एनोडाइजिंग अ क्लीन अल्युमिनियम आर्टिकल इज मेड अप इनटू द एनोड, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये पूछा हुआ है। एनोड पे क्या बनता है, तो एनोड पे बनता है क्लीन अल्युमिनियम आर्टिकल इलेक्ट्रोलिसिस में, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एनोड पे क्या बनता है, एनोड पे बनता है अल्युमिनियम। द ऑक्सीजन गैस इवॉल्व्ड एट द एनोड रिएक्ट्स विद अल्युमिनियम टू मेक इट थिकर प्रोटेक्टिव ऑक्सीडेशन लेयर एंड सो ऑन। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम इज वाइगरस, ये मैं आपको पढ़ाई चुकी हूँ, मैग्नीशियम रिबन बर्न, तो इस चीज को याद रखना। एक्सोथर्मिक होता है, हीट रिलीज करती है, इसलिए इसको वाइगरस रिएक्शन बोला है। ओके, मूविंग अहेड, मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, मैंने आपको बता ही रखा है। एसिड के साथ बता रखा है, मेटल का अब मैं वाटर के साथ भी बता देती हूँ। तो मेटल प्लस H2O gives metal oxide plus H2. अब this can be MO, M2O3, anything depends upon कि मेटल की कौन सी वैलेंसी है। हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, बस इतना याद रखना। मेटल लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर, यानी ठंडे पानी में भी वो बहुत रिएक्टिव हो जाते हैं, इसलिए वो एक्सोथर्मिक होते हैं इन नेचर, और उनका जो हाइड्रोजन वो रिलीज करता है वो बहुत जल्दी आग पकड़ती है। तो यानी कि जो आग कैच होती है वो मेटल में नहीं, हाइड्रोजन गैस में होती है, ठीक है। ओके, द रिएक्शन of calcium with water is less violent. Heat evolved is not sufficient for hydrogen to catch fire. It is important. इस चीज को याद रखना, ठीक है। कैल्शियम बबल्स ऑफ हाइड्रोजन बनने की वजह से तैरने लगता है,
तो आप कुछ मत करना, चौक का पाउडर लाना, एक बार पीस के ट्राई करना, आपको समझ में आएगा, बिकॉज वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है एक तरह का। तो आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। ओके, देन मूविंग अहेड, अल्युमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर एंड दिस। तो ओके, तो यही वो रिएक्शंस हैं और ये वो लाइंस है, इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको एक बार पढ़ना जरूर, ठीक है। मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आई थिंक एसिड एंड बेस पे दोबारा बता देती हूँ। मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो वो क्या देता है, एक सॉल्ट देता है और हाइड्रोजन गैस देता है। अगर मान लो मैं मेटल सोडियम ले लूं, एसिड HCl ले लूं, तो सॉल्ट क्या मिलेगा, वही सॉल्ट जो हम खाते हैं NaCl, एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। इट विल गो लाइक दिस, बैलेंस करूं अगर तो ऐसे जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए हर चैप्टर में मेंशन है, तो इस चीज को याद रखना। Hydrogen gas is not evolved when metal react with nitric acid. This is very, very important. Very, very, very important PYQ है, इसको बहुत ध्यान रखना। अब मुझे अच्छा बताओ गेस करके कि नाइट्रिक एसिड के साथ क्यों नहीं हाइड्रोजन रिलीज होती है। पहले मैं बता दूं नाइट्रिक एसिड क्या है। ये नाइट्रिक एसिड है और जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है। ये PYQ है, प्लीज इसको याद रखना ध्यान से। ऐसा नहीं हो कि आप लगा के आ जाओ कि नाइट्रिक एसिड के साथ भी होती है, नन ऑफ द अबव कर दो, ऐसा नहीं। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज इट ऑक्सीडाइजेस द H2 प्रोड्यूस टू द वाटर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस टू एनी अदर ऑफ द नाइट्रिक ऑक्साइड N2O, NO, NO2, बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम और मैग्नीज रिएक्ट करती है डाइल्यूट HNO3 के साथ हाइड्रोजन गैस को रिलीज करने के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये दोनों लाइंस, प्लीज इनको ध्यान से पढ़ना। ऑक्सीडाइज क्या करती है, देखो ऑक्सीडाइजेशन का मतलब होता है या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, ऑक्सीडाइज होके ये N2O, NO और NO2 ऑक्साइड्स बना लेता है, इसलिए ये एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करने पे हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ना जाने कितनी बार रिएक्टिविटी सीरीज पूछ रखी है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, किस तरह से है, ये याद रखना। PYQ है, आपको ये क्वेश्चन तो हर बारी पेपर में दिखेगा, ये इतना इंपॉर्टेंट PYQ है। तो आप एक बार चेक करके देख लो, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यार किस हिसाब से पूछा है, हमको तो रिएक्टिविटी सीरीज आती नहीं है। अगर रिएक्टिविटी सीरीज आती है वेल एंड गुड, नहीं भी आती है तो इन चारों का तो याद ही कर लेना, बिकॉज ये पूछा ही हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया देखो एक सॉल्यूशन है एसिड का, दो टाइप के एसिड का मिक्सचर है, और ये ऐसा मिक्सचर है जो इवन गोल्ड जैसे मेटल को भी, जो मैंने बताया था हाईली अनरिएक्टिव है, को भी डिसॉल्व कर लेता है। तो ये किस किस का मिक्सचर है मैं आपको बता देती हूँ। कंसंट्रेटेड HCl प्लस कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, और रेशियो क्या है 3:1, यानी 3 parts of HCl 1 parts of nitric acid. It can dissolve gold even though neither of the acid can dissolve so alone. यानी HCl अकेले और HNO3 अकेले गोल्ड को नहीं डिसॉल्व कर सकता, बट जब दोनों इस रेशियो में साथ में आते हैं इट कैन डिसॉल्व। इसको बोलते हैं एक्वा रीजिया। हाईली कॉरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड होता है, बहुत डेंजरस होता है। अब समझ लो अगर आप गोल्ड जैसी चीज को ये डिसॉल्व कर ले तो क्या ही हो सकता है। इट इज वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट दैट इज एबल टू डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लैटिनम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। ओके, मूविंग अहेड, रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, यानी रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। डिस्प्लेसमेंट किस हिसाब से होता है, ये केमिकल रिएक्शन में मैंने आपको बताया हुआ है कि आयन जो है Fe जो है वो CuSO4 में से Cu को यानी कॉपर को डिस्प्लेस करके FeSO4 बना लेता है।
ये डिस्प्लेसमेंट किस हिसाब से होता है, रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से होता है, एंड दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पूछ रखी है इन्होंने, कई बारी पूछते हैं ऐसे। तो आपको मैंने बताया मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक और इन 4 का पूछा है क्योंकि वो अलग से दिया है, बट ऐसा नहीं है कि बाकियों का नहीं पूछा है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट रिएक्टिव टू लीस्ट रिएक्टिव। इसके जो है निमोनिक्स भी हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी निमोनिक्स अपने खुद के बनाया करो। निमोनिक्स खुद के बनाओगे ना तो क्या होगा कि आपको हेल्प रहेगी, आपको अपने हिसाब से याद आएगा। अगर आपको इसके निमोनिक्स चाहिए तो प्लीज ग्रुप में एक मैसेज कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ओके ओके, मूविंग अहेड। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। रिएक्टिविटी बैलेंस सेल मैं आपको बता चुकी हूँ। नोबल ग्लासेस के ना नाम थोड़े से याद रख लेना, बस ये इंपॉर्टेंट है। If sodium and chloride will react, the electron lost by sodium could take up by the chlorine. Basically ये कटायन और अनायन की बात हो रही है। कटायन यानी जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, अनायन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन लेता है। ओके, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार पढ़ने को पढ़ सकते हो। ओके, आयनिक कंपाउंड की ये जो प्रॉपर्टीज है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये सारी प्रॉपर्टी, फिजिकल नेचर, मेल्टिंग, सॉल्युबिलिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंपॉर्टेंट है। एक बार पढ़ जरूर लेना, ठीक है, कि फिजिकल नेचर कैसा होता है। मेल्टिंग पॉइंट इनके हाई होते हैं जनरली, ठीक है, और सॉल्युबिलिटी इजीली होती है बिकॉज ये आयंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी इजीली अच्छी होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज इनका, क्योंकि आयन में होते हैं और आयंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जल्दी जाती है। बाकी आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी, इतनी ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है। ओके, सी वाटर ऑल्सो कंटेन सम सॉल्ट सच एज सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एटसेट्रा। इंपॉर्टेंट है, ये PYQ भी है, पूछा हुआ है कि सी वाटर क्या कंटेन करता है, ठीक है। एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर, सम मेटल आर अर्थ क्रस्ट से आते हैं, कुछ अपने कंपाउंड में फॉर्म होते हैं, ये आपको पता ही है। ये इंपॉर्टेंट है, एक्टिव सीरीज एंड रिलेटेड टू मेटलर्जी, यानी जो बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं ना, वो इतने रिएक्टिव होते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी कंपाउंड बनाते हैं। फिजिकल चीजों से, इवन केमिकल चीजों से भी ये नहीं निकलते, तो इलेक्ट्रोलिसिस करके ही इनके आयन सेपरेट किए जाते हैं। तो एल्युमिनियम तक इलेक्ट्रोलिसिस होता है, उसके बाद रिडक्शन होता है कार्बन से, यानी कार्बन के साथ कंपाउंड बनाने से, और फिर सिल्वर और गोल्ड तो अपने आप इतने अनरिएक्टिव होते हैं कि कुछ नहीं बनाते, तो डायरेक्ट ही मिलते हैं। सोना आपने देखा होगा कि पानी में छानो वैसे ही मिल जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये वाली टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हाईली रिएक्टिव होते हैं वो इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, प्योर मेटल मिलती है। लेकिन जो मीडियम रिएक्टिविटी होती है, कार्बोनेट और बनता है कैल्सिनेशन से, सल्फाइड और जिनके होते हैं वो रोस्टिंग से बनता है, और फर्दर फिर उसकी ऑक्सीडेशन होती है। ये याद रखना है कि सल्फाइड और का रोस्टिंग होती है, कार्बोनेट और का कैल्सिनेशन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इम्प्योरिटीज मस्ट बी रिमूव्ड और मेटल हमको प्योर फॉर्म में मिलेगा, तो वो हम आपको बता चुके हैं। ओके, ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मर्करिक ऑक्साइड इज देन रिड्यूस्ड टू मर्करी ऑन फ्यूदर। सिनेबार, ये इंपॉर्टेंट है कि मर्करी के ओर को क्या बोलते हैं, ये PYQ भी है, इस चीज को याद रखना। ओके ओके, एंड ये इंपॉर्टेंट है कि कॉपर फाउंड एज CuS इन नेचर कैन बी ऑब्टेन जस्ट बाय हीटिंग, PYQ इंपॉर्टेंट, एंड ये आप पढ़ सकते हो अपने लिए। एक चीज है जिसमें मैं ढूंढ रही थी कि प्रोसेस को कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में डिफरेंस क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके तो जब एक्सेस ऑफ एयर में, यानी एक्सेस ऑफ एयर में हम बहुत सारे एयर की प्रेजेंस में हम हीटिंग करते हैं और ऑक्साइड्स को डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो उसको रोस्टिंग बोलते हैं। रोस्टिंग में O आता है, तो समझ लो प्रेजेंस और एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और जब हम लिमिटेड एयर में हीटिंग करते हैं ना,
प्योर मेटल लेने के लिए, तब उसको कैल्सिनेशन बोलते हैं। बस ये डिफरेंस है और ये इंपॉर्टेंट है, PYQ है, तो इस चीज को याद रखना, ठीक है। बाकी आप ये पढ़ सकते हो कि जिंक को कैसे करते हैं, उसको कैसे करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो PYQs थे मैंने आपको बता दिया। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को हम हीट करते हैं अल्युमिनियम पाउडर के साथ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हाइलो एक्सोथर्मिक, जिसको हम क्या बोलते हैं, थर्माइट रिएक्शन, PYQ भी है कि जब अल्युमिनियम को यूज करते हैं हम क्रैक्ड मशीन पार्ट, बेसिकली फेरिक ऑक्साइड और ये जो हमारा अल्युमिनियम होता है, इन दोनों को रिएक्ट करते हैं, उसको हम थर्मिट रिएक्शन बोलते हैं। इसमें बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक होता है, बहुत ही हीट रिलीज होती है और इससे रेलवे ट्रैक में जो क्रैक आते हैं ना, उसको जोड़ने के लिए हेल्पफुल होता है। तो ये PYQ है, प्लीज इसको बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। हाईली एक्सोथर्मिक है, याद रखना इस चीज को, इट्स इंपॉर्टेंट। ओके, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस, दिस इज बिकॉज द ऑक्सीजन, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार पढ़ लेना, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए। एग्जाम्पल्स याद रखना कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से कौन कौन से मेटल्स प्रोड्यूस होते हैं, कॉपर, जिंक, टिन, निकल, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोलिटिक सल्फेट, एनोड पे क्या जाता है, इम्प्योर कॉपर, वेयरएज कैथोड पे जाता है स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर। एनोड और कैथोड पे क्या बनता है, इस चीज को याद रखना, इट्स इंपॉर्टेंट, PYQ भी है। ओके, प्योर मेटल फ्रॉम एनोड डिसॉल्व इन, ये वाली चीज याद रखनी है आपने कि प्योर मेटल कहाँ बनता है और एनोड पे क्या बन रहा है और कैथोड पे क्या बन रहा है। ये इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो सेटल डाउन हो जाती हैं बॉटम में एनोड के, उसे एनोड मड बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद से पढ़ना। कोरोजन मैंने आपको केमिकल इक्वेशन वाले में बताया हुआ है। ये आयन वाला, ये कार्बन डाइऑक्साइड की जो रेयर बन जाती है, ग्रीन कलर की कोटिंग कॉपर के ऊपर, और आयन का रस्ट, और सिल्वर आर्टिकल के ऊपर ये नहीं था उसमें, सिल्वर सल्फाइड, ये इंपॉर्टेंट है, PYQ भी है। PYQ तीनों हैं बाय द वे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, जितने मर्जी स्टार लगा लो। सिल्वर का बनता है Ag2S, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को याद रखना, PYQ आया हुआ है। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, गैल्वेनाइजेशन करते हैं, गैल्वेनाइजेशन में जिंक की कोटिंग होती है, ये PYQ है। गैल्वेनाइजेशन कुछ नहीं है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं आयन के ऊपर, ताकि आयन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके रस्ट ना फॉर्म करे, बस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऑयलिंग, ग्रीसिंग, पेंटिंग से भी बचाया जाता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। आयन को हम प्योर स्टेट में नहीं यूज करते, इसलिए इम्प्योरिटीज मिलाई जाती हैं ताकि वो ठीक हो जाए। तो आयन इज मिक्स्ड विद निकल एंड क्रोमियम, पहले तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना। स्टेनलेस स्टील विच इज हार्ड एंड डज नॉट रस्ट, तो स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, आयरन, निकल, क्रोमियम, ठीक है, ये चीज हो गई एक। PYQ है, इसलिए प्लीज इसके एक टेबल बना लेना, अलग से नोट्स बना लेना, इस चीज को नोट कर लेना कि कैसे स्टेनलेस स्टील में क्या होता है। स्टेनलेस स्टील में आयरन, निकल और क्रोमियम, ठीक है। ओके, आयरन अगर सब अदर सब्सटेंस के साथ मिलता है तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है ऑब्वियसली। एन एलॉय इज एन होमोजेनियस मिक्सचर, यहाँ पे इस वाले को अच्छे से पढ़ना, अगर मुझसे कुछ मिस भी हो गया है आप अपना अलग से नोट कर लीजिए, ओके। प्योर गोल्ड को 24 कैरेट गोल्ड बोलते हैं, मगर वो बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए उससे ज्वेलरी नहीं बनती। तो ज्वेलरी बनाने के लिए या तो उसमें सिल्वर या तो उसमें कॉपर मिलाया जाता है ताकि वो थोड़ा हार्ड हो। जनरली इंडिया में 22 कैरेट गोल्ड के ही ऑर्नामेंट्स बनते हैं, बाय 22 पार्ट्स ऑफ गोल्ड और 2 पार्ट्स या तो कॉपर या तो सिल्वर। वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद रखना, ओके। इफ वन ऑफ द मेटल इज मरकरी देन अलॉय इज नोन एज अमलगम।
दिस इज इम्पोर्टेंट। अगर कोई भी अलॉय है और उसका पार्ट एक मरकरी है तो उसको हम अमलगम बोलते हैं। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट अलॉय की लेस देन प्योर मेटल होती है। यस, ब्रास अलॉय किसका है? कॉपर और जिंक का। इंपॉर्टेंट, याद रखो, पीवाईक्यू है। ठीक है, ब्रॉन्ज अलॉय किसका है? कॉपर और टिन का। इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यू है, याद रखना। कॉपर यूज होता है इलेक्ट्रिक सर्किट्स बनाने में, बता चुकी। सोल्डर इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू है, याद रखना। Pb प्लस Sn। और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है यूज्ड इन वेल्डिंग इलेक्ट्रिक वायर्स टुगेदर। ठीक है, ये डब्बे बहुत इंपॉर्टेंट है, सब अच्छे से पढ़ने हैं आपको। ओके, और ये समरी प्लीज एक एक लाइन अच्छे से पढ़ना, बिकॉज ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी आपको एक ही क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। बाकी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं वो तो आपको पढ़ने ही हैं। आप समझ सकते हो कि इस चैप्टर से भी खाली काफी अच्छे खासे क्वेश्चंस आए हुए हैं, और एक बार में 2 नहीं, मुझे लगता है 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। डिपेंड करता है कि एग्जामिनर किस हिसाब से पूछ रहा है। तो ये सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से आए हैं। इजी है, इजीली याद भी हो जाएगा, इसलिए अच्छे से इसको पढ़ना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी डाउट हो तो रॉ पीवाईक्यू का चैनल आपको पता है, और लेस डिस्कशन आपके लिए ही है, तो आप प्लीज उसमें मैसेज करें, अपने डाउट्स क्लियर करें। डाउट्स नहीं भी हैं तो फीडबैक जरूर दें कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा, वीडियो में क्या अच्छा नहीं लगा, आप क्या क्या चाहते हो, क्या इंप्रूवमेंट चाहते हो। आप ऐसा फीडबैक दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं वेट करूंगी इस वीडियो के बाद कि एटलीस्ट आप लोग फीडबैक दो। ओके, तब तक अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ो, एंड कोई भी डाउट हो तो पूछना। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।